Our today's topic is nucleic acids. न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं दीज आर द बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स. तो पॉलीमर हमने पहले पढ़े थे कि जिसमें मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन करते हैं तो पॉलीमर बनते हैं. तो न्यूक्लिक एसिड के लिए भी कोई ना कोई मोनोमेरिक यूनिट होगा जो कंबाइन करेगा बार बार और उससे फिर न्यूक्लिक एसिड्स बनेंगे. तो इनके लिए जो मोनोमेरिक यूनिट या जो रिपीटिंग यूनिट्स होता है वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स. ये भी हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है. और जब इनका न्यूक्लिक एसिड्स का मोनोमेरिक यूनिट या रिपीटिंग यूनिट न्यूक्लियोटाइड्स है तो इनको न्यूक्लिक एसिड्स को हम और क्या भी बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं. और हम इस लेक्चर में 2 न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे. 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए एंड आरएनए. डीएनए की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. इसको डीऑक्सी क्यों बोलते हैं और यहाँ पे राइबो क्यों बोलते हैं ये हम जैसे जैसे आगे लेक्चर चलेगा वैसे वैसे आपको क्लियर होता रहेगा. ठीक है. तो हम 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए इसमें करेंगे. फुल फॉर्म भी आ जाती हैं इनकी कि राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए. ठीक है. तो यू हैव टू स्टडी केयरफुली एंड थॉरोली. देन इसमें हमने बोला कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स. तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये इसमें हमारे 3 कंपोनेंट्स, मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज़ नाइट्रोजन जो है कंटेनिंग हिट्रोसाइक्लिक बेस होता है इसमें. हिट्रोसाइक्लिक मतलब साइक्लिक रिंग है और इसमें कोई ना कोई एक अलग कार्बन के अलावा अलग एटम है तो हिट्रोसाइक्लिक हुआ वो साइक्लिक रिंग और हिट्रो कोई एटम प्रेजेंट है. और इसमें जो है नाइट्रोजन जो कंटेनिंग हिट्रोसाइक्लिक बेस होता है न्यूक्लियोटाइड्स में. पेंटोज शुगर होता है. ठीक है. और साथ में आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है. तो पेंटोज शुगर भी आपके यहाँ पे हम 2 पढ़ेंगे, एक राइबोज और एक डीऑक्सी राइबोज. ठीक है. और जो हिट्रोसाइक्लिक बेसिस हैं ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. फिर आगे भी उनके टाइप होते हैं ये भी हम करेंगे. और फॉस्फेट रेजिड्यू भी इसमें प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे जो डायग्राम शो हो रहा है इसमें देखिए प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स बेस जो हैं दीज आर अटैच्ड विद द पेंटोज शुगर. ठीक है. शुगर की स्ट्रक्चर है ये, पेंटोज शुगर के साथ अटैच्ड हैं और दीज शुगर्स आर देन अटैच्ड विद द फॉस्फेट ग्रुप थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज. फॉस्फेट एस्टर लिंकेज इसमें होती है यहाँ पे. तो इसके थ्रू ये अटैच्ड होते हैं शुगर के साथ, फॉस्फेट ग्रुप. इसको हम और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे. तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड्स का वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग हिट्रोसाइक्लिक बेस. और इसमें मेनली ऑफ 2 टाइप्स हैं ये. नंबर 1 प्यूरिन्स एंड नंबर 2 पिरिमिडिन्स. जो प्यूरिन्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ये है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन. ये देखिए यहाँ पे हिट्रोसाइक्लिक रिंग तो है ही है ये क्योंकि नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट हैं. ये कि 1 पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, 7th पे और 9th पे. ये देखिए 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसलिए ये हिट्रोसाइक्लिक है. और प्यूरिन में आप देख रहे हैं कि 2 रिंग्स आर फ्यूज टुगेदर. एक रिंग ये है और एक मतलब 1 रिंग इज 6 मेंबर्ड एंड द सेकंड रिंग इज 5 मेंबर्ड.
these two rings fused together. क्लियर होगी स्ट्रक्चर। तो हमारी केमिस्ट्री तो सारी स्ट्रक्चर बेस्ड ही होती है, स्ट्रक्चर्स आपको आनी चाहिए अच्छे से। कौन सा नाइट्रोजन 1 है, फिर यहाँ पे 1 कौन सी पोजीशन है, 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 7 यहाँ आ जाता है, 7 8 9। और जो पूरी स्ट्रक्चर है ये जिसमें 2 रिंग्स फ्यूज्ड होती हैं, एक 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्स, उनको प्यूरिन्स बोलते हैं। और पिरिमिडिन्स में एक ही रिंग होती है जिसमें पोजीशन नंबर 1 और 3 पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, 1 और 3 पे। तो ये हुए आपके पिरिमिडिन्स, ठीक है। और प्यूरिन्स आगे 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 मतलब इनके आगे नाम है कि अगर आपके कोई एक H एटम या अलग अलग H एटम जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं बाय अनदर ग्रुप, तो आपके मतलब रहेंगे तो वो भी प्यूरिन्स ही, लेकिन उनके नाम चेंज हो जाएंगे। जैसे एडेनिन में ये 2 तरह के हैं प्यूरिन्स, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो जो एडेनिन है उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पोजीशन नंबर 6 पे जो हाइड्रोजन था दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप, ठीक है, NH2 ग्रुप। और जो ग्वानिन है, ग्वानिन में ये सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन है सेकंड कार्बन के साथ, दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय NH2। एंड वन मोर चेंज इज़ देयर कि आपका यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है ना 1 और 6 का, N डबल बॉन्ड CH है ये देखिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, ये N, ये वाला बॉन्ड देखना है आपने, N डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे भी ये जो है दिस ग्रुप इज चेंज्ड NH C डबल बॉन्ड O, मतलब दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप इसमें आ जाता है। और जब ये ऑक्सीजन से रिप्लेस हुआ तो N के साथ H लग गया, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से चला गया ना, डबल बॉन्ड जो यहाँ पे था प्रेजेंट नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में वो चेंज हो गया, दैट्स वाई यहाँ पे पूरा का पूरा ये ग्रुप चेंज हो जाता है। तो ये ग्वानिन है। इनकी स्ट्रक्चर्स आपने कर लेनी है बिकॉज ये स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, मतलब आपको बोला जा सकता है प्यूरिन ड्रॉ करिए ग्वानिन, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर्स आनी चाहिए। और दूसरे होते हैं पिरिमिडिन्स जिसमें एक ही रिंग प्रेजेंट होगी और उसमें भी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। ये 3 तरह के होते हैं पिरिमिडिन्स, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, ठीक है। साइटोसिन को हम C लिखते हैं, यूरेसिल को U और थायमिन को T, और यहाँ पे ग्वानिन को G लिखते हैं और एडेनिन को A लिखते हैं। तो जो साइटोसिन है उसमें आपका क्या चेंज है, यहाँ पे भी 2 जगह पे चेंज है। एक 4th हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय NH2 एंड अनदर चेंज इज हेयर 1 और 2 पोजीशन पे हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड O एंड NH, फिर ये लग जाएगा, वही जो ऊपर ग्वानिन के केस में हुआ था सेम वही चेंज यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो 2 जगह पे साइटोसिन में चेंज है। देन यूरेसिल पे आ जाएं अगर हम, तो यूरेसिल में कहाँ कहाँ चेंज है, यूरेसिल में ये देखिए 2 जगह पे डबल बॉन्ड लग गए हैं। जो ये वाली पोजीशन है यहाँ पे H की जगह डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी H की जगह डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो नेचुरली जब डबल बॉन्ड O हो जाएगा तो N के साथ H लग जाएगा, तो ये बन गया आपका यूरेसिल। बाकी स्ट्रक्चर वैसी रहेगी, तो ये आएगा आपका यूरेसिल, ठीक है, जहाँ पे ये 2 चेंज हो रहे हैं। देन थायमिन में भी आपका स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ चेंज है कि पिरिमिडिन में अगर आप 1 यहाँ पे डबल बॉन्ड O, सेकंड यहाँ पे
डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। और इसमें थर्ड भी चेंज है कि दिस हाइड्रोजन फिफ्थ कार्बन पे जो लगी है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय CH3। तो ये थाइमिन हो गया। क्लियर हुआ? मतलब आपको पिरिमिडिन्स तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन के रिप्लेस से आपके डिफरेंट पिरिमिडिन्स बनते हैं। जैसे साइटोसिन बनेगा, यूरेसिल बनेगा एंड थाइमिन बनेगा। तो ये मैंने बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज है, उससे जो है वो थाइमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन बनेगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आपकी बुक्स में ये बहुत जगह जो है वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो गलत ड्रॉ की हुई हैं, तो आपने ये करेक्ट कर लेना है। ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाइए आप। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि हमारे पास जो ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो कि 5 हैं, 5 में से 2 एडेनिन ग्वानिन मतलब प्यूरिन्स हैं और 3 जो हैं वो पिरिमिडिन्स हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। और इसमें से जो ये 3 बेसिस हैं कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये तो आपके आरएनए में भी होंगे और डीएनए में भी होंगे। ठीक है। लेकिन इन दोनों में से जो यूरेसिल और थाइमिन है, यूरेसिल जो है आपका आरएनए में होता है और थाइमिन जो है वो डीएनए में ही होता है। मतलब डीएनए में आपका यूरेसिल नहीं होगा, डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा और आरएनए में थाइमिन नहीं होगा। ठीक है। देन दूसरा जो हमारा मेन कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड्स का वो है शुगर्स। तो शुगर्स मैंने आपको बताया 2 शुगर्स हैं और दोनों ही बीटा फॉर्म में हैं। बीटा में क्या होता है, बीटा फॉर्म में मतलब एक राइबोज शुगर है, एक डीऑक्सीराइबोज है और दोनों ही बीटा डी हैं, बीटा डी राइबोज और बीटा डी डीऑक्सीराइबोज। तो बीटा फॉर्म में क्या होता है, जो कार्बन नंबर 1 है उसमें ये OH अपर साइड पे रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन में के साथ OH ग्रुप जो है वो अपर साइड में होगा, तो ये बीटा। ठीक है। और डी ये तो आपका जो है वो फॉर्म्स हमने फर्स्ट ईयर में की हुई हैं कि कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, D एंड L। ठीक है। तो ये वही हैं और डी फॉर्म इसमें यूज़ होती है और बीटा फॉर्म्स, बीटा शुगर्स होती हैं इसमें। बीटा ही आपकी राइबोज शुगर होगी और बीटा ही डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। ठीक है। और इसमें और क्या चेंज होता है, राइबोज में आपका जो सेकंड कार्बन है उसके साथ एक H लगा हुआ है और एक OH लगा हुआ है। ठीक है। और थर्ड कार्बन के साथ भी OH लगा हुआ है और H लगा हुआ है और फोर्थ कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है और एक CH2OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। शुगर्स हैं ये, पेंटोज शुगर्स हैं ये। कौन सी, पेंटोज मतलब 5 कार्बन है इसमें, सॉरी 5 मेंबर्ड रिंग है, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है। और हाँ, 5वीं कार्बन यहाँ पे है जो कि आपकी फोर्थ कार्बन के साथ लगी हुई है, रिंग के बाहर है ये CH2OH। तो दोनों में बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे है जो मैंने ये ऑरेंज कलर का सर्कल किया हुआ है कि डीऑक्सी का मतलब, डी का मतलब हमेशा ही रिमूवल होता है, रिमूवल। तो जब ऑक्सी रिमूव हो जाए, ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो जाए तो आपका डीऑक्सीराइबोज हो गया वो। सेकंड कार्बन पे दोनों ही H लगे हुए हैं। ठीक है। तो ये आपका डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर्स हैं। देन अगला जो ग्रुप होता है या अगला जो कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोटाइड का वो फॉस्फेट ग्रुप होता है एंड इट इज़ बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर। जो आपका OH ग्रुप होता है ना 5th कार्बन पे CH2OH जो था उसके साथ अटैच्ड होता है ये फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट PO4 2 नेगेटिव ये है और यहाँ से ये बॉन्डेड है, यहाँ से ये बॉन्डेड होगा विद द OH ऑफ द CH2 और यहाँ पे रिंग के साथ
जो आपकी शुगर है उसके साथ अटैच्ड होता है। दिस इज फॉस्फेट यूनिट। देन हमने कंपोनेंट कर लिए 3, नाइट्रोजनस बेस, शुगर्स, ठीक है, और थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर कैसी होती है न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट आ गए ना, और न्यूक्लिक एसिड जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर तो न्यूक्लियोटाइड के रिपीट होते रहेंगे यूनिट्स। न्यूक्लियोटाइड के जब रिपीट होते रहेंगे तो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है मैंने, इसमें मैंने कौन सा बेस लिया हुआ है, यहाँ पे जो बेस है दिस बेस इज ये बेस कौन सा है ये, दिस इज साइटोसिन, दिस इज साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन की स्ट्रक्चर है ये। अब साइटोसिन में जो नाइट्रोजन के साथ एक H लगा हुआ है, दैट H इज़ रिप्लेस्ड एंड देयर इज़ बॉन्डिंग बिटवीन द, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे OH था ना शुगर का, तो वाटर रिमूव हो गया, बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पे H था N के साथ, तो वाटर रिमूव हो गया, बॉन्डिंग हो गई फर्स्ट कार्बन पे, और यहाँ पे सेकंड कार्बन पे तो वही रहा। सेकंड कार्बन पे अगर OH होगा प्रेजेंट तो RNA होगा वो, और अगर डीऑक्सी होगा तो DNA होगा, है ना। सेकंड कार्बन पे ही चेंज है ना OH और H में, और थर्ड कार्बन में भी OH और H होते हैं। H तो है ही है ना बच्चे, इसमें ये ध्यान रखना है आपने, बॉन्डिंग आप भूल जाते हैं, 4 कार्बन के बॉन्ड होते हैं तो 4 ही बॉन्ड बनाने हैं। H यहाँ शो नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं H भी प्रेजेंट है। और ये आ गया 4th कार्बन, और ये आ गया आपका 5th कार्बन का जो OH था, ठीक है। नाउ देयर इज़ बॉन्डिंग, और ये फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड ये वाला यहाँ पे बनता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ शुगर का। क्लियर हो गया। तो ये एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड की। जब ये यूनिट रिपीट होते रहेंगे तो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब रिपीट कहाँ से होंगे, मतलब जो बैकबोन बनती है, बैकबोन आपकी 3rd और 5th कार्बन से बनती है ना, बनेगी पूरी। यहाँ पे रिपीट हो गया, अभी आगे आपको DNA की स्ट्रक्चर जब बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नाउ जो DNA की जो स्ट्रक्चर होती है वो उसमें 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। सेकेंडरी और जो 3 डायमेंशनल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। 3 डायमेंशनल को वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोलते हैं DNA का, वाटसन एंड क्रिक ने ये दिया था तो इसलिए बोलते हैं इसको। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर और 3 डायमेंशनल ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं, पर इनको अलग अलग हम डिस्कस कर लेते हैं दोनों को, कई बार अलग अलग करके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द DNA है उसमें आपको बेसिस का सीक्वेंस दिया होता है स्ट्रैंड में, एक स्ट्रैंड में। जैसे ये है ना SS-DNA मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। जब DNA की एक ही स्ट्रैंड है तो ये है ना, ये रिबन की तरह जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये बैकबोन है। शुगर और यहाँ पे जो बैकबोन बनती है दैट इज़ ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप की बैकबोन बनती है। और जो ये इस तरह से एक्सटेंशंस निकली हुई हैं यहाँ पे, ये देखिए ये एक्सटेंशंस है ना, दीज एक्सटेंशंस ये क्या हैं, ये बेसिस हैं, ये बेसिस लगे होते हैं इसमें। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो ये जो बैकबोन के साथ ये जो एक्सटेंशंस हैं, ये एक्सटेंशंस का मतलब है कि ये जैसे A है, मतलब एडेनिन की स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पे जो मान लो ये है, ये एडेनिन है, फिर उसके बाद थाइमिन है, तो ये एडेनिन थाइमिन 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 कुछ भी हो सकती हैं, ये तो आपका कोई भी चीज़ आ सकती है। और साइटोसिन हो सकता है, फिर उसके बाद आपका ग्वानिन हो सकता है, ठीक है। पर इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो RNA अभी हमने किया था ना पीछे के, जो RNA होता है उसमें आपका
थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर थाइमिन प्रेजेंट है मतलब स्ट्रैंड में, इसका मतलब वो आरएनए नहीं है, वो क्या है, वो डीएनए है। तो ये सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए का। जो आरएनए होता है वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड ही होती है, पर वहाँ पे फ़र्क कैसे पता चलेगा कि अब ये दोनों ही सिंगल स्ट्रैंडेड आ जाते हैं। आरएनए भी ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है, डीएनए भी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन आरएनए में टी नहीं कहीं भी प्रेजेंट होंगे सीक्वेंस में। जो बेसिस का सीक्वेंस है उसमें टी नहीं प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होंगे, मतलब वहाँ पे बस ये फ़र्क होता है। वहाँ से पता चलता है कि डीएनए है या आरएनए है। ठीक है, तो सीक्वेंस जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर से पता चलता है। तो ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे तो अभी हमने किया हुआ ना, ATTT, CGT, AAA, GGC, तो ये कुछ भी हो सकता है सीक्वेंस डीएनए में। सबके डीएनए का अलग अलग सीक्वेंस रहता है। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए जो है, ये आपकी 2 स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें, 2 स्ट्रैंड्स हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जैसे ये है एक स्ट्रैंड और ये है सेकंड स्ट्रैंड, ठीक है, और ये होते भी ऑपोजिट उसमें हैं। मतलब ये देखिए आप कि यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रैंड है, इसमें ये आई थर्ड कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, फोर्थ और फिफ्थ के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। फिर आगे फॉस्फेट ग्रुप जो है वो लगा हुआ है इसके थर्ड के साथ, है ना, अगले शुगर के थर्ड के साथ। फिर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो फिफ्थ के साथ लगा हुआ है उसी रिंग के, फिर ये थर्ड के साथ नेक्स्ट रिंग के। तो इस तरह से है ये। तो सबसे नीचे वाली कौन सी आए, ये 3, इसको बोलेंगे हम मतलब इस तरह से 3 स्ट्रैंड है ये, 3 स्ट्रैंड। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरी जो स्ट्रैंड होती है वो ऑपोजिट होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है दूसरे के। जैसे ये वाली स्ट्रैंड आपने देखी, उसमें यहाँ पे 3 है नीचे की तरफ को। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ को 5 होगा, 5th कार्बन होगा। दूसरी स्ट्रैंड में नीचे की तरफ को 5th कार्बन होगा। ये देखिए 5 कार्बन है जो कि फॉस्फेट ग्रुप के साथ लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका थर्ड। फर्स्ट तो आपका किसके साथ लगा होता है, बेस के साथ लगा होता है, सेकंड होता है, फिर उसके बाद थर्ड जो है फॉस्फेट के साथ लगा हुआ है, और इसके थर्ड के साथ लगा हुआ है, और ये ऊपर वाली रिंग के 5th के साथ। फिर ये थर्ड, फिर ये 5th, यहाँ पे 5th, फिर ये थर्ड, यहाँ पे ये 5th कार्बन, यहाँ थर्ड कार्बन। तो अब थर्ड जो है वो ऊपर की तरफ को आया। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जो हैं वो स्ट्रैंड्स हैं, एक में थर्ड नीचे की तरफ को रहेगा, एक में 5th नीचे की तरफ को रहेगा, है ना। तो इसमें ड्रॉ करते हुए आपने ध्यान रखना है। तो 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, और जो एक दूसरे के साथ किसके थ्रू अटैच्ड होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। अब जब आप स्ट्रक्चर्स पे जाओगे तो थाइमिन में थाइमिन और एडेनिन के अगर आप स्ट्रक्चर्स देखोगे, थाइमिन और एडेनिन के स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। 2 OH हैं, O है ना उसमें, डबल बॉन्ड O होता है, उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। और जो ग्वानिन और साइटोसिन है उसमें 3 होते हैं, ग्वानिन एंड साइटोसिन। देखिए इसमें वजह आपने ये ध्यान रखना है कि जो एक हमने पढ़ी थी ना कि उसमें 2 रिंग्स प्रेजेंट हैं, है ना, 2 रिंग्स फ्यूज टुगेदर होती हैं जो आपके प्यूरिन्स होते हैं, और पिरिमिडिन्स में एक ही रिंग होती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 2 रिंग वाला है, जैसे मान लो एडेनिन है, वो सिंगल रिंग वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तभी एडेनिन जो है, मतलब एक आपका प्यूरिन यूनिट्स होगा और एक होगा आपका पिरिमिडिन। एक स्ट्रैंड में प्यूरिन होगा तो दूसरे में पिरिमिडिन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना, ये जो लार्जर दिखाया हुआ है इसका मतलब ये एडेनिन है, यहाँ पे भी ये लार्जर है तो एडेनिन है। ग्वानिन भी आपका, क्योंकि 2 रिंग फ्यूज टुगेदर होती है ग्वानिन में भी, तो भी ये लार्जर बताया हुआ है, ये देखिए ग्वानिन, है ना। और जो ये स्मॉल है इसका मतलब ये सिंगल रिंग्स हैं थाइमिन और साइटोसिन में,
थाइमिन होता है ना डीएनए में, यूरेसिल तो आपका आरएनए में आ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, ये जो ये दिखाए हैं ये दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन एडेनिन एंड थाइमिन, ठीक है। 2 एडेनिन और थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं ईच अदर, वो मैंने बता ही दिया कि एक का नीचे की तरफ को 3 आएगा और एक में ऊपर की तरफ को 3 आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, ऑपोजिट रहेंगे। अगर यहाँ पे एडेनिन आ रहा है तो दूसरी तरफ आपका एक में अगर थाइमिन आ रहा है तो दूसरी तरफ एडेनिन नहीं रहेगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है मीन्स, ठीक है। और एडेनिन हमेशा ए और टी या टी और ए यही बॉन्ड बनता है, और जी और सी का ही बॉन्ड बनेगा डीएनए में। तो आप इसकी लर्निंग टेक्निक आपको यहाँ पे थोड़ी सी अगर ऐसे ही बताई जाए, दिस इज़ फनीएस्ट वे, कि आप कहाँ पढ़ते हो, एट गवर्नमेंट कॉलेज, एट जीसी, है ना। तो ए का टी के साथ या टी का ए के साथ और जी का सी के साथ, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। ये इससे आप इसको लर्न कर सकते हो, किस केस में, डीएनए के केस में, एट जीसी। देन नेक्स्ट इज जो डायमीटर होता है ऑफ द डबल हेलिक्स इज़ 2 नैनोमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो डायमीटर है दैट इज़ 2 नैनोमीटर होता है। और जो एक टर्न होती है ना, अभी हम आगे करेंगे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में, तो उसमें 1 टर्न जो है होती है वो 3.4 नैनोमीटर लेंथ की होती है। और एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे कितने बेस पेयर हैं, एक पेयर ये है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बेस पेयर हैं। तो इस तरह के 10 बेस पेयर्स जो हैं वो एक टर्न बनाते हैं, और एक टर्न की जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है, ठीक है। और ये जो है जो इस डीएनए जो होता है वो राइट हैंडेड भी हो सकता है, लेफ़्ट हैंडेड भी हो सकता है। अभी जब हम इसकी कॉइल्ड फॉर्म देखेंगे ना, डबल हेलिक्स फॉर्म देखेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी राइट हैंडेड एंड लेफ़्ट हैंडेड कैसे होती है। तो ये राइट हैंडेड भी हो सकते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स और लेफ़्ट हैंडेड भी हो सकते हैं, लेकिन राइट हैंडेड जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। देन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो है ये आपकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है दैट वाज इलिस्ट्रेटेड बाय द जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था इन 1953 में। तो यहाँ पे ये देखिए ये 2 नैनोमीटर है, इसका डायमीटर ये है, देखिए वो 1 टर्न, एक टर्न इतना होगा पूरा। इसमें आपके 10 बेस पेयर्स होते हैं, 1 2 3 4, एक इसके पीछे यहाँ टर्न के पास ये छुप गया है, 5 6 7 8 9, और एक यहाँ छुप गया है 10, ठीक है, 10 होंगे। और इनके लेंथ जो है 3.4 नैनोमीटर होती है। और जो 2 बेस पेयर के बीच में जो लेंथ होती है वो 0.34 नैनोमीटर होती है, ठीक है। नाउ इसमें जो ये देखिए ये वाला जो है ये राइट हैंडेड है, जो मैंने ये वाला हेलिक्स ड्रॉ किया हुआ है, बताया हुआ है, दिस इज़ राइट हैंडेड। तो आपने इसको इस तरह से देखना है कि अगर आप 2 रस्सियाँ पकड़ें जिनके बीच में आपस में बॉन्डिंग है, एक रस्सी ये है एक ये है, और अगर ये देखिए ये अगर ये राइट हैंड को, ये यहाँ पे एरो किस तरफ को है, ये देखिए ये एरो किस तरफ को है, नीचे की तरफ को है ना, और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ को है दूसरी रस्सी का। तो यहाँ से ऐसे जा रहा है ये ऐसे, तो ये राइट हैंड की तरफ को मुड़ रहा है। स्क्रू जैसे आप स्क्रू घुमाते हैं, यहाँ से यहाँ को घूम रही है रस्सी ऐसे करके, 2 रस्सियाँ, दोनों रस्सियाँ, तो ये राइट हैंडेड है। अगर ये ऐसे होता कि सपोज़ आपने इस तरह से और इस तरह से ये होता, और इसमें एक लेफ़्ट हैंडेड मतलब एक यहाँ की तरफ को और एक ऊपर की तरफ को, अगर ये इस तरह से होता, दूसरी एक है आपका क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज,
ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो राइट हैंडेड है और क्लॉकवाइज जो है वो लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है। अगर वो आपका राइट हैंड को मुड़े तो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंड मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, आपने ये ध्यान रखना है। जो ये वाली स्ट्रक्चर ड्रॉ है दिस इज राइट हैंडेड स्ट्रक्चर। देन जो है इसको इसमें 2 स्ट्रैंड्स जो हैं वो एंटी पैरेलल होती हैं, वो तो मैंने बता ही दिया, एंटी पैरेलल होती हैं। पैरेलल तो हैं ही हैं लेकिन एक इस तरफ को है तो एक दूसरी तरफ को, एंटी पैरेलल है। और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दी न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्टेड बाय द फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड्स विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ ईच स्ट्रैंड। तो ये है बैकबोन, जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज़ बैकबोन। बाकी अंदर की तरफ को इसमें बेसिस होते हैं। तो जो द बेसिस हैं वो किस तरह से लगते हैं, देखिए आपने जो है ये देखी होंगी स्पाइरल जो वो होती है ना स्टेयरकेस, जो सीढ़ियाँ नहीं होती जो ऐसे स्पाइरल घूमती हुई ऊपर को जाती हैं या नीचे को आएंगी, तो वो जो सीढ़ियाँ हैं उनका जो स्टेप्स होते हैं वो बेस की तरह मान लीजिए आप। और जो उस स्पाइरल स्टेयरकेस की जो रेलिंग का फ्रेमवर्क है उसको आप उसकी बैकबोन या शुगर फॉस्फेट फ्रेमवर्क बोल सकते हैं उसको। ठीक है। उसकी रेलिंग को आप क्या कंसिडर कर सकते हो, रेलिंग आपकी वो बैकबोन है और जो उसके बेसिस हैं, उसके जो स्टेप्स हैं वो आपके बेसिस हैं डीएनए में। तो जैसे सीढ़ियाँ गोल गोल जो घूमती हैं वो ऊपर को जाती हैं, तो ये उसी तरह की स्ट्रक्चर होती है। देन स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए जो है, अब आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये देखिए आरएनए हमेशा ही सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। लेकिन हाँ कई बार क्या होगा, जैसे ये सिंगल स्ट्रैंड में चल रहा है तो ये कई बार जो है वो इस तरह से मुड़ जाता है और ऐसा लगता है कि ये डबल स्ट्रैंड बना रहा है, मतलब डबल हेलिक्स बना रहा है, पर अदरवाइज़ ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और इसमें जो है साइटोसिन प्रेजेंट नहीं होता है, यूरेसिली प्रेजेंट होता है सिर्फ। मतलब साइटोसिन थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल। थायमिन इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक है। तो एडेनिन प्रेजेंट होगा, ग्वानिन प्रेजेंट होगा, साइटोसिन प्रेजेंट होगा और यूरेसिल प्रेजेंट होगा इसमें। ठीक है। और जो मैंने ये बताया कि समटाइम्स वो फोल्ड हो जाते हैं बैक अपने ही पिन पॉइंट की तरह। वो देखिए ना आपने जो हेयर पिन लगाते हैं हम लोग, तो उसमें भी क्या होता है कि जैसे हेयर पिन इस तरह से है और यहाँ पे इस तरह से मुड़ जाती है, तो यहाँ से है ना, तो ये हेयर पिन की तरह नज़र आएगा आपको। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये डबल स्टैंडर्ड हो गया है। और इसमें जो है वो ये दिस इज़ ऑफ 3 टाइप्स, mRNA, rRNA और tRNA। M स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए होता है। R स्टैंड फॉर राइबोसोमल आरएनए और T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है। तो ये 3 आरएनए की टाइप्स हैं। तो ये तो बायोलॉजी में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करेंगे, थोड़ा जितना भी बताया गया है जितना इनफ होगा उतना ही। तो अब आ जाता है बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है न्यूक्लिक एसिड्स का। तो 2 मेन बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, एक रेप्लिकेशन और एक प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेप्लिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है और प्रोटीन सिंथेसिस भी आपकी इम्पॉर्टेंट रहती है। तो रेप्लिकेशन क्या मतलब होता है, रेप्लिकेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल टू सिंथेसाइज अनदर मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल से जब आपके उसके 2 ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो डीएनए की यूनिक प्रॉपर्टी होती है टू रेप्लिकेट या डुप्लीकेट। डीएनए जो है वो पेरेंट्स का और जो आपके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनका
डीएनए जो है तभी मैच करता है क्योंकि वो स्ट्रैंड जो है पेरेंटल स्ट्रैंड से डॉटर स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट होता है। और ये जो रेप्लिकेशन होती है दिस इज़ एंजाइम कैटेलाइज्ड प्रोसेस होती है। ये एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम जो कैटलिस्ट होता है उसकी प्रेजेंस में ये होती है। और जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है, जिस टाइम आपके ये डॉटर स्ट्रैंड्स बनेंगे, तो सेल डिवीज़न के दौरान जो सेल है जब ये डिवाइड होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस से भी डिवाइड होगा, तो यहाँ पे जो है जैसे ये 2 स्ट्रैंड्स आ रहे हैं ना ऊपर से, देखिए 3 डैश और 5 डैश के, तो ये क्या हो जाएगा, अनबाइंड हो जाएगा। पहले ये वाइंड है एक दूसरे के साथ, बाद में ये अनबाइंड हो जाएंगे और ईच स्ट्रैंड जो है वो नया डीएनए बना देगा। ये देखिए ईच स्ट्रैंड ने, एक स्ट्रैंड ये था, एक स्ट्रैंड ये था, इन दोनों स्ट्रैंड ने ये खुल गए, अनबाइंड मतलब ओपन हो गए। ये पहले रस्सी में कॉइल्ड की तरह थे हेलिक्स में, और फिर ये जब ओपन हो जाएंगे तो ये अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं। अब इसमें देखिए ना यहाँ पे जो है दिस इज़ जो ये वाली आ रही है ना, एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, तो दिस इज़ पेरेंटल स्ट्रैंड, पता लग जाएगा आपको, दिस इज़ पेरेंटल स्ट्रैंड, और यहाँ पे दिस इज़ पेरेंटल स्ट्रैंड। और जो ये बन रही हैं दूसरी स्ट्रैंड्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगी, इनको बोलेंगे डॉटर स्ट्रैंड्स। अब यहाँ पे भी ये तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट स्ट्रैंड से, जैसे मान लो जी आ रहा है इसके एंड पे, तो इस जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगी उसके एंड पे सी ही आना चाहिए, जी सी, और अगर टी आ रहा है या ए आ रहा है तो ए टी, एट जी सी मैंने बताया आपको, तो उसी तरह से कॉम्बिनेशन होगा हमेशा। और जो है इसमें हेरिडिटरी इफ़ेक्ट्स आर ट्रांसमिटेड, रेप्लिकेशन के थ्रू ही होता है ना, हेरिडिटरी इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं रेप्लिकेशन में। देन नेक्स्ट फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में है इसका। तो ये देखिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो प्रोटीन्स होती हैं उनको हम मशीनरी ऑफ लिविंग सेल्स बोलते हैं। प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग, बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी बॉडी में। तो इनको आप दीज सर्व्स एज मशीनरी ऑफ लिविंग सेल्स। तो इसमें क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस में कि प्रोटीन सिंथेसाइज कब होगी, तो यहाँ पे मैसेज जाता है पहले। मैसेज कहाँ से जाएगा, डीएनए से जाएगा। अगर आपकी बॉडी में किसी प्रोटीन की कमी हो जाती है तो डीएनए से मैसेज जाएगा। डीएनए जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब ये जो यहाँ डायग्राम देखिए यहाँ पे शो किया हुआ है, तो ये वाला क्या है, ये न्यूक्लियस है, और सेल तो अभी पूरा इस तरह से है जिसमें कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो है लिक्विड मटेरियल होता है। अब न्यूक्लियस की जो वॉल होती है उसमें पोर्स होते हैं, देखिए यहाँ पे पोर्स दिख रहे हैं ना, ये पोर्स। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। तो डीएनए से मैसेज जाएगा, सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए इन द न्यूक्लियस होगा। मैसेंजर आरएनए जो है जब डीएनए जो ट्रांसलेट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट करेगा तो उससे मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होगी। सबसे पहले मैसेंजर मैसेज लेके जाएगा मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए जो है वो न्यूक्लियस की ये जो वॉल है, जो यहाँ पे पोर्स हैं, उनमें से बाहर निकल जाएगा मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके कि हमारी बॉडी को इस प्रोटीन की ज़रूरत है। और वो मैसेज कहाँ लेके जाएगा, नाउ सेकंड स्टेप देखिए, मूवमेंट ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू द साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर पोर्स। तो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर्स से होता हुआ साइटोप्लाज्म में आएगा, और थर्ड स्टेप पे सिंथेसिस हो जाएगी प्रोटीन की, क्योंकि मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोम्स के पास, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगी, राइबोसोम्स में। तो राइबोसोम्स जो है अमीनो एसिड्स लेंगे, एंड देन पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड ही होते हैं ना प्रोटीन्स, तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो बन जाएंगी। तो दिस इज़
synthesis of how synthesis of protein takes place in the cell. ठीक है. Then next is दिस इज़ द लास्ट स्लाइड जिसमें कि डिफरेंसेस बताए हुए हैं डीएनए और आरएनए में. वो वैसे मैंने बता ही दिया आपको, पर फिर भी जो है डीएनए जो है दिस इज़ अकर मेनली इन द न्यूक्लियस. हमने अभी पीछे देखा न्यूक्लियस में था. और आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है न्यूक्लियर पोर्ट से. डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है इन विच 2 स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड स्पाइरली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. मैंने बता दिया आपको. और आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है. इसमें डीएनए जो है उसमें कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? डी का मतलब ही डीऑक्सी राइबोज है. तो इसमें सेकंड पोजीशन पे डीऑक्सी होता है. सेकंड पोजीशन पे होता है ना, OH नहीं होता तो शुगर में. तो 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है इसमें, और इसमें राइबोज शुगर होती है. डीएनए में नाइट्रोजनस बेस जो है वो यूरेसिल वो प्रेजेंट नहीं होता. यूरेसिल की जगह क्या प्रेजेंट होता है? थायमिन. और आरएनए में थायमिन प्रेजेंट नहीं होता, थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है. और डीएनए की यूनिक प्रॉपर्टी होती है टू रेप्लिकेट, और आरएनए रेप्लिकेट नहीं करता है क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है तो रेप्लिकेट भी नहीं करेगा. डीएनए जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी करैक्टर. ठीक है. और जो आरएनए है इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस. डीएनए मॉलिक्यूल आर वेरी लार्ज. मॉलिक्यूलर मास जो होता है उनका ज़्यादा होता है, जबकि आरएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं. उनका मॉलिक्यूलर मास एज़ कम्पेयर टू द डीएनए लेस होता है. तो दीज आर सम डिफरेंसेस. थैंक यू सो मच.